ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 10th के इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास का ये दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार, क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित है ना बहुत कुछ जानकारी दे चुके थे। तो हम अर्थव्यवस्था के प्रकार शुरू करें इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर एवं लाइक करेंगे। तो आइए अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना, कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू, दुनिया में जितने भी देश हैं उन देशों में जो अर्थव्यवस्था है उन तमाम अर्थव्यवस्थाओं को मूलतः हम 3 भागों में बांट सकते। इसीलिए अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन यदि हम इस अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इसके प्रकार को, तो इसके पूर्व इसके डिफिनीशन में आने वाले जो शब्द हैं अगर उससे हम पूर्व परिचित हो जाते हैं कि वह क्या है, तो है ना इसके प्रकार को समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो है ना इसकी परिभाषा में प्रयोग होगा बार बार, वह है उत्पादन के साधन। क्या होगा? उत्पादन के साधन, ठीक है ना, मतलब उत्पादन के साधन। ऐसे तो इकोनॉमिक्स में उत्पादन का अलग डिफिनीशन है, लेकिन आप जो समझते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन करना जैसे खेतों से है, तो खेतों से गेहूं का उत्पादन, चना का उत्पादन, कपास का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन है प्रोडक्ट, समझ लेना। आप इसी सेंस में रखिए और इसी सेंस में लेकर के समझेंगे कि हम जब किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए चलते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब उत्पादन के साधन कहने का मतलब है कि वह कौन कौन सा साधन है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का उत्पादन होता है। मतलब वह साधन ना हो तो चाह करके भी हम वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए निहायत है, आवश्यक है, बेहद जरूरी है ना, उन्हीं साधनों को उत्पादन का साधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्पादन के साधन 5 हैं, यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए 5 साधनों का होना बेहद आवश्यक है। और वह है, पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा संगठन और 5वां साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, यही है उत्पादन के 5 साधन। अगर इनमें से, इन 5 में से किसी का अभाव हो जाएगा तो हम चाह करके भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते, है ना। पहली कौन है ना, पहली कौन है? भूमि। सोचो बाबू, भूमि, है ना, उत्पादन। अब आप सोचो, आप कृषि में कृषि फसल के उत्पादन करने के लिए है ना चलते हो, तो मान लो कि तुमको धान का ही उत्पादन करना है, गेहूं का ही उत्पादन करना है, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए? भूमि। अगर भूमि नहीं हो तो चाह के भी किसी वस्तु का उत्पादन कर लोगे? चलो उद्योग की तरफ चलते हैं। अगर मान लो कि तुमको लौह इस्पात कारखाना खोलना है, आपको सूती वस्त्र का कारखाना खोलना है, आपका जूट उद्योग का कारखाना खोलना है, बात समझ रहे हैं ना। तो आखिर उस कारखाने को खोलने के लिए पहले क्या चाहिए? भूमि। इसलिए उत्पादन का पहला साधन क्या होना चाहिए? भूमि। अब मान लीजिए कि आपके पास भूमि है ना, और गए और भूमि पर खेत पर गए और कहे कि भूमि धान हो जाएगा? नहीं ना होगा, है ना। केवल भूमि रहने से ही हो जाएगा? नहीं। तो उत्पादन का दूसरा साधन है पूंजी। क्या है? पूंजी, है ना, पूंजी, है ना। किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए, है ना,
आपको पूंजी लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। अब खेतों में ही अब फसल उगाने के लिए चले आप, धान के लिए, गेहूं के लिए, लेकिन उससे पहले उसमें बीज डालना पड़ता है, उसमें पूंजी लगाना पड़ता है, उसकी जुताई करनी पड़ती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसकी निराई करनी, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता है कि नहीं। किसी कारखाना को खोलने के लिए चले, भूमि सिर्फ रहेगा, है ना, तो लौह इस्पात कारखाना खुल जाएगा, है ना। एक लौह इस्पात कारखाना खोलने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दूसरी चीज है कौन सी, पूंजी, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए। तीसरी जो होता है वो श्रम, मजदूर, श्रमिक, है ना। अब बताओ, भूमि भी आपके पास है, पूंजी के रूप में आपके पास किसान हो तो बीज भी है ना, तो कुछ पैसे भी है ना। जाके भूमि पर ऐसे ही रख दोगे, कहोगे कि चावल हो जा, गेहूं हो जा, हो जाएगा जी, नहीं ना होगा। उसके लिए किसकी आवश्यकता है, श्रमिक की, मजदूर की, है ना बाबू। अगर मजदूर न रहेगा तो हो जाएगा। उसी तरह से, है ना, चौथा, उत्पादन के चौथा जो साधन है वह है संगठन, और पांचवा साधन है कौन है, साहस, है ना। अब इस पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं। संगठन का मतलब होता है ना, मैनेजमेंट करने वाला, मैनेजर। कोई भी उद्योग खोलोगे ना तो उसके लिए मैनेजमेंट, समन्वय, यानी उत्पादन के साधनों के बीच समन्वय स्थापित करता है, कौन करता है, संगठन करता है, मैनेजर करता है, वो भी जरूरी है। और चौथा साहस, साहस मीन्स होता है ना, साहसी कहा गया मालिक को, मालिक को। आपके पास सब कुछ है लेकिन पूंजी लगाने की साहस नहीं है। साहस किसमें रहता है, उस मालिक में। हो सकता है कि वो कारखाना खोले, उसका कारखाना न चले तो वो कारखाना क्या हो सकता है, डूब सकता है, उसकी पूंजी डूब सकता है ना। तो बड़ा हिम्मत करके वो कारखाना खोलता है, तो उस पूंजी को लगाने के लिए साहस की आवश्यकता है। यानी, है ना, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए इन 5 साधनों की क्या है, आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, हमेशा इस डिफिनेशन में प्रयोग आएगा, है ना, पूंजीवादी और, है। तो पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा संगठन और पांचवा साहस। यह है उत्पादन के 5 साधन। चलिए, अभी जान गए तो इसके बाद हम इसके डिफिनेशन पर आते हैं, है ना। इसके किस पर आते हैं, डिफिनेशन पर आते हैं। देखिए, मिटा दिए। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हुआ, 3 प्रकार के, है ना। पर है कितना, 3। पहला है, अब इसको ध्यान से समझते जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसको बारी बारी से समझते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, है ना। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है ना, न कि संपूर्ण समाज का, तथा उससे होने वाले लाभ, उत्पादन हुआ ना तो विक्रय करेंगे तो लाभ होगा ना, तो तथा उससे होने वाले लाभ का प्रयोग किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में किया जाता है, न कि संपूर्ण समाज के हित में, तब उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए मेरी परिभाषा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के कितने साधन थे, 5 साधन, तो उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। उस साधनों पर, भूमि है तो किसी एक का, पूंजी है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तथा उससे होने वाले लाभ, यानी उत्पादन से जो विक्रय होगा तो लाभ होगा, तथा उससे होने वाले लाभ का उपयोग, है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में होता है, न कि संपूर्ण समाज के हित में, तब उस अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ गए ना बाबू। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत विशेषता है कि इसमें पूंजी का निजीकरण होता है। पूंजी का क्या होता है, निजीकरण, यानी पूंजी अपना अपना होता है। हमारे पास है तो ना आपको दे रहे हैं, और आपके पास है तो ना हमको दे रहे हैं, यानी पूंजी अपनी अपनी, ठीक है, बात समझ गए ना। यानी निजीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है ना।
मुनाफा, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, पूरी तरह से मुनाफा के चारों ओर, व्यक्तिगत मुनाफा के चारों ओर घूमती है। इसमें उत्पादन ही किया जाता है व्यक्तिगत मुनाफे के लिए, अपने हित के लिए, है ना। मतलब पूंजीवादी, है ना, डिफिनीशन को लिख दें। अगर हम डिफिनीशन को लिख दें तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ जल्दी करते हैं, लिखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर, किस पर, उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है न कि संपूर्ण समाज का। उससे होने वाले लाभ का, समझेगा, लाभ का उपयोग किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में किया जाता है, न कि संपूर्ण समाज के हित में, न कि संपूर्ण समाज के हित में। तो बस इतने ही रखिए, है ना, संपूर्ण समाज के हित में, ना कि संपूर्ण समाज के हित में, है ना, पूरे समाज के हित में नहीं। जैसे ई पूंजी का निजीकरण होगा, पूंजी अपना अपना होगा, है ना, समझ गए ना। तो ई गुण जब रहेगा जिस अर्थव्यवस्था में, उसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, है ना। जैसे हमारे ही देश में सोचिए, है ना, ये जो टाटा की कंपनी है ना, है ना, तो अपना कारखाना टिस्को टेल्को खोले हुए है। पहले टिस्को था, है ना, अब उससे ज्यादा लाभ हुआ तो टेल्को खोल दिए। अब उससे भी ज्यादा लाभ हुआ तो उस लाभ से वो सड़क का फलाने नहीं बनाए, बल्कि टाटा टी, टाटा पाइप, टाटा शू, है ना, तरह तरह की चीजें क्या कर दिए, खोल। तो है ना, उसका उपयोग किससे, उस लाभ का उपयोग किससे हित में किए, अपने हित में। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है ना। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था, है ना, में यह गुण है, उस देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। और अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है ब्रिटेन, है ना, फ्रांस, जापान, है ना, ये सभी क्या है, इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह से पूंजीवादी, ठीक है ना। भारत में पूंजीवादी नहीं है ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी नहीं कहेंगे। यहां दोनों का लक्षण विद्यमान है ना। तो बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन हुआ, है ना, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, फ्रांस, और फ्रांस, है ना, क्या हिंदी नहीं लिख देते, फ्रांस, जापान, है ना, ये सभी में कैसे है, पूंजीवादी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाता है। चलिए अब दूसरी देखते हैं, समाज
अर्थव्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जस्ट विपरीत है ना, समझ गए ना, जस्ट विपरीत है, समझ में आ रही है ना बात, है ना, जस्ट विपरीत है। कौन? समाजवादी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जस्ट विपरीत है, जस्ट विरोधी है, एकदम विरोधी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसके जस्ट उल्टा बोल देंगे क्या भाई, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, जिसमें उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के कितने साधन? 5, उन 5 साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, तथा उससे होने वाले लाभ का उपयोग, याद रखिएगा आप लोग, लाभ का कौन उपयोग, किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में न कर संपूर्ण समाज के हित में होता है, तो उसे कौन व्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। मतलब इससे जस्ट विपरीत है ना। इसमें आपने पढ़े है ना, कि किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में किया जाता है ना, ना कि संपूर्ण समाज के हित में, है ना, पढ़े ना, हित में किया जाता है, देखिए गलती लिखा गया है, ना कि संपूर्ण समाज के हित में। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उत्पादन के साधन पर पूरे समाज का, एक शब्द में कहिए कि राज्य का नियंत्रण होता है उस पर, है ना, तथा उससे होने वाला जो लाभ होगा ना, उसका उपयोग, है ना, संपूर्ण समाज के हित में होता है ना, संपूर्ण समाज के हित में होता है। मतलब उस लाभ से ऐसा काम किया जाएगा जिससे सबका हित हो, न कि किसी एक व्यक्ति विशेष का, है ना। यानी उससे जब लाभ होगा तो राज्य क्या करेगी? तो राज्य, है ना, जनता के लिए सड़कें बना देगी, जनता के लिए अस्पताल बना देगी, जनता के लिए विद्यालय बना देगी, नहीं समझे, जनता के लिए कॉलेज बना देगी। अब बताइए, जब सड़क बनाएगी सरकार, सड़क बनाती है तो उस पर केवल हम चलते हैं, केवल संपूर्ण जनता चलती है ना। जो सरकारी हॉस्पिटल बनता है, सरकार जो करती है, उसमें केवल हम इलाज करने जाते हैं, संपूर्ण जनता जाती है, बोलिए, है ना। अगर वो रेल मार्ग बना देती है, रेलगाड़ी चालू कर देती है, तो कोई एक व्यक्ति जाता है जी? नहीं ना। यानी वो जो भी कार्य करेगा वो संपूर्ण समाज के हित में करेगा, न कि किसी व्यक्ति। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है ना, जन कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में, है ना, यानी संपूर्ण समाज के हित में होता है ना, किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में ना होता है, संपूर्ण समाज के
हित में होता है, तब उसको कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब यहां पर पूंजी का निजीकरण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी का सार्वजनिकरण होगा, यानी एक की पूंजी सबकी पूंजी एक, है ना। वहां किसी की व्यक्तिगत पूंजी नहीं रहेगी, और यहां व्यक्तिगत पूंजी होगी पूंजीवादी में, तो जस्ट विपरीत। इंग्लैंड में था, जापान में था, फ्रांस में थी, जर्मनी में थी, है ना। लेकिन ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कहां समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे सबसे पहले आया, सबसे पहले आया तो रसिया में, किसमें, रूस में, रूस में, है ना। लेनिन जब 1917 की क्रांति रूस में हुई तो वहां पर कौन सी समाजवादी व्यवस्था आई विश्व में पहली बार। लेकिन 90-91 में रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया, और वहां पर समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई। और अब अगर विश्व के किसी देश में समाजवादी व्यवस्था बची हुई है तो वह है चीन, चाइना। वो कौन है, चीन। यानी इसका उदाहरण है ना, ये समाजवादी व्यवस्था किस देश में होगी, अभी चीन में, या क्यूबा, किसमें, क्यूबा। और एक आध ऐसे भी अभी देश हैं जो समाजवाद के प्रभाव में है ना, समाजवादियों के प्रभाव में है, जैसे आपको उत्तरी कोरिया हुआ, ऐसे भी है ना, समाजवादियों के प्रभाव। लेकिन हम नहीं कह सकते कि वहां पर पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था है। तो इसको उदाहरण आप लोग दीजिएगा, चीन और क्यूबा। सोवियत संघ अब नहीं रहा, पहले था, ठीक है। इतना तक समझ गए आप लोग, है ना। और ये भी याद रखिएगा, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद के जनक, इस व्यवस्था को लाने वाले, इसके पिता, इसके जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किनको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है ना। उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। किनको, कार्ल मार्क्स को, जो किस देश के थे, जर्मनी के थे। वो जर्मनी के थे, इस तरह के अच्छे विचार दिए, लेकिन जर्मनी में ही समाजवाद स्थापित वो पहली बार हुआ तो कहां में हुआ, रूस में हुआ। लेकिन वो भी 91 में, 90-91 में विघटन हो गया। तो आप समझ गए। अब है ना, इसको समाप्त करते हैं, इसको मिटाते हैं, और तीसरी पर आते हैं जरा फटफट, है ना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर इसके लिए हमको आपको एक अलग से वीडियो बना के देना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन है बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो आपके देश में है। तीसरी कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो चल नहीं रहा, बहुत कम उग रहा है, इसका यूज करते हैं। देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, लिख ही देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण, है ना, दोनों
के गुण समान रूप से विद्यमान होते हैं, विद्यमान यानी मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन कहते हैं ये? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते। बात समझ में आ गई ना? ध्यान दीजिएगा। पूंजीवादी और समाजवादी तो देख लिए। मिश्रित माने मिला हुआ। तो क्या मिला हुआ? तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण दोनों जो है समान रूप से विद्यमान होता है। यानी कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण समान रूप से क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। मतलब है ना, कुछ पर है ना निजी प्रभुत्व होगा और कुछ पर है ना राज्य का नियंत्रण होगा। दोनों का यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखते हैं? पूंजी का निजीकरण, वो भी होगा। और समाजवादी व्यवस्था में क्या देखते हैं? पूंजी का सार्वजनिकरण, यानी उसमें राज्य का नियंत्रण होता है उस पर। तो ये भी, तो दोनों के गुण क्या होंगे? विद्यमान। और इस तरह की व्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था आई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार जो है, ये सोच जो है, एक अर्थशास्त्री हुए थे लॉर्ड केन्स। उनका क्या नाम था? लॉर्ड केन्स। याद रखिएगा, उनका नाम था लॉर्ड केन्स, है ना? उनका नाम था लॉर्ड केन्स। ये गिर रहा है स्याही इसका, है ना? लॉर्ड केन्स, क्या नाम था जी? लॉर्ड केन्स, है ना? और लॉर्ड केन्स को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है ना? समाजवादी अर्थव्यवस्था को किसको कहा जाता? कार्ल मार्क्स को। और लॉर्ड केन्स को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है ना? और ये जो अपने विचार दिए थे, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था ना, इस दौरान है ना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का थ्योरी वो दिए थे। बात समझ गए? और आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश में यही मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित। क्यों? क्योंकि यहां पर पूंजीवादी और समाजवादी आप देखिएगा व्यवहार में, तो दोनों का गुण आपको ये होगा। जैसे देखिए, अगर हम लौह इस्पात कारखाना में ही लेते हैं, तो बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये सभी कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है जिस पर नियंत्रण राज्य का है। ठीक है? वहीं पर लौह इस्पात कारखाना में ही टाटा के टिस्को, टेल्को, ये सभी को देखते हैं, तो ये कैसा है? निजी। तो एक ही देश में दोनों तरह के लक्षण आपको देखने को क्या होता है? मिलता है। इसलिए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कह दीजिएगा पूंजीवादी, गलत, 0 नंबर। कह दीजिएगा समाजवादी, गलत, 0 नंबर। दोनों यानी मिश्रित, ओके, मिश्रित। तो इतना आप लोग समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? मिटा दूं ना? चलिए, मिटा दिया। मार्कर जो है स्याही गिर रहा है, इससे खराब हो गया। लगता है कि यहां से गिर गया था ना, इसी से ऐसे होने लगा। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है नहीं? चलिए, अब जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार आप लोगों को पढ़ा दिए। अब इसके बाद आपको है ना जो जानना है वो है आपका आर्थिक विकास। क्या पढ़ना है आपको? आर्थिक विकास, है ना? ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ना है अब आपको आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, है ना? आर्थिक विकास को ध्यान से समझेंगे पहले, है ना? क्योंकि आपकी परीक्षा में आते रहता है कि
आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है ना बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आर्थिक विकास में एक टर्म है विकास, देख रहे हैं ना, विकास। तो सबसे पहले हम लोग विकास समझ जाएंगे ना, तो आर्थिक विकास बहुत हद तक समझ जाएंगे। देखो आखिर विकास हम लोग किसको कहते हैं, विकास हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो जैसे आप सोचो, आप अपने गांव जाते हो, पहले आपके गांव में जो आपका घर था वो मिट्टी का था, ठीक है, मिट्टी का था। लेकिन 20-30 वर्षों के बाद या फिर 10 वर्षों को ही ले लीजिए, 10 वर्षों के बाद, है ना, जब कोई जाता है आपके गांव में, है ना, गांव में, तो गांव में पहले लोग जाता था तो सड़कें कच्ची थी, सड़कें क्या थी, कच्ची थी, न बिजली की व्यवस्था थी, है ना, मकान जो है अधिकांश क्या थे, कच्चे थे, मिट्टी के थे, है ना। लेकिन अगर आप 5 वर्ष के बाद या 10 वर्ष के बाद जाते हो और तुमको ये देखने के लिए मिलता है कि सड़कें तो बिल्कुल पक्की है, एकदम सड़क पर स्ट्रीट लाइट क्या है, लगी हुई है ना। मकान लोगों के जो है क्या है ना, इनका मकान जो मिट्टी का था वो क्या हो गया है ना, पक्का का मकान है ना, उनका मकान पक्के का। तो आपके मुंह से स्वतः निकल जाता है ना, कि गांव का, इस क्षेत्र का, इस गांव का क्या हुआ है, विकास हुआ है ना, हुआ है ना बाबू, है कि नहीं। आप कहते हैं कि विकास हुआ है ना। यानी याद रखना, विकास का सीधा संबंध परिवर्तन से है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बाबू विकास नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 वर्ष आप गए, पहले गए थे, अपना घर मिट्टी का देखे थे, अगर 10 वर्ष के बाद भी आप जाते हैं, है ना, और वो घर अगर उसी रूप में मिट्टी का है, ढह रहा है ना, तो आप कहिएगा कि विकास हुआ है ना। 5 वर्ष पहले जो अपने गांव में गए थे तो सड़कें जो है कच्ची थी, बिजली नहीं थी, है ना, बात समझ गए, लोगों के मकान कच्चे थे, और है ना, अभी जाते हैं तो अभी देखते हैं कि बस उसी तरह से है और ढही हो गया है ना। तो क्या कहिएगा कि हमारे गांव का विकास हुआ है, उस क्षेत्र का विकास हुआ है, बोलिए जल्दी। नहीं, मतलब विकास में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। और वो परिवर्तन जो होना चाहिए बाबू, सकारात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ना कि हरासात्मक होना चाहिए। नहीं, वो सकारात्मक विकास हो, है ना, अधोमुखी नहीं, ऊर्ध्वमुखी हो। परिवर्तन तो हो लेकिन सकारात्मक हो, धनात्मक हो, ऊर्ध्वमुखी हो। ऐसा नहीं कि परिवर्तन अधोमुखी हो, नकारात्मक हो, ऋणात्मक हो, है ना। पहले से आज बढ़ जाएगा तो कहिएगा कि विकास हुआ है, नहीं ना, नहीं ना। तो याद रखिएगा कि विकास का सीधा संबंध परिवर्तन से है, लेकिन वह परिवर्तन जो होना चाहिए वह सकारात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, तभी कहेंगे। पहले ये आप देखिए, जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है ना, तो पहले मोबाइल आता था बाबू जी, छोटा सा में ब्लैक एंड व्हाइट रहता था, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, इतनी चुके लिलीपुट छोटा चुके, है ना। उसमें फंक्शन भी उतना नहीं था। फिर उसमें टॉर्च आया, है ना, फिर वही तो मोबाइल रंगीन में आया, फिर उसमें कैलेंडर फलाने चीज फूल आया, और उसके बाद है ना ये इतना चौड़ा ये वाली मोबाइल आया, ये रंग, और इसमें अब दुनिया का हर चीज है। तो बताइए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर रंगीन, रंगीन से फिर बड़ा में, उससे भी सुधार करते करते बहुत सा चीज, है ना, वीडियो कॉल कर लेते हैं, कोई वहां आए, कोई करते हैं ना जी। तो इसको क्या कहिएगा कि मोबाइल के क्षेत्र में क्या हुआ है, विकास हुआ है, यानी परिवर्तन हुआ कि नहीं। इतना से इतना पर आगे जी कोई परिवर्तन ही नहीं है, और ये परिवर्तन धनात्मक है, ठीक है ना, बात समझ गए। अब आइए अपना आर्थिक विकास पर। विकास में तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगी कि कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए नहीं। तो
ये आर्थिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास का कैसे कहिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से अर्थ का विकास, अर्थ में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि पहले किसी व्यक्ति का आय, इनकम 1000 रुपया हो, है ना, और आज उसका इनकम, उस व्यक्ति का इनकम 25,000 रुपया है, तो आप कहिएगा कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अर्थ में विकास हुआ है, ठीक है। और जब अर्थ में विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, तो पहले से वह ज्यादा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, है ना, समझ ना। तो अच्छा वस्त्र पहन पाएगा, अच्छा भोजन कर पाएगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। किसके द्वारा देता है बाबू? अर्थ के द्वारा ही न देता है। तो निश्चित है कि जब आर्थिक विकास होगी तो उस व्यक्ति के आय में वृद्धि होगी, और जब उसके आय में वृद्धि होगी तो उसके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा, जीवन स्तर विकसित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं, है ना। तभी ना कहिएगा कि उसका आर्थिक विकास हुआ है। तो उसी तरह से किसी राष्ट्र का होता है बाबू। जिस तरह से एक व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है तो उसके आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होने के उपरांत वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे उसके जीवन स्तर क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का आर्थिक विकास हुआ है। ठीक उसी प्रकार से, है ना, जब किसी देश की आर्थिक विकास होगा तो उस देश के राष्ट्रीय आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उस देश की प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। मेरी बात समझना। और जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, है ना, तो लोगों के जीवन स्तर क्या होंगे? उच्च होंगे, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो विकास है ना बाबू, विकास जो है बहुमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी है ना, एकल नहीं है, ये बहुमुखी है। मतलब आर्थिक विकास तभी कही जाएगी जब किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो, जिसके उपरांत उस देश के लोगों की, है ना, लोगों का जो जीवन स्तर हो वह ऊंचा हो, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, है ना, तब ये कहा जाएगा कि उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। अन्यथा, है ना, वो कभी नहीं कहा जाएगा कि आर्थिक विकास हुआ है। केवल देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हुआ। मान लीजिए कि किसी देश के राष्ट्रीय आय में पहले से जिस अनुपात में अभी वृद्धि हुई, मानी उसका आय, उस देश की आय जिस अनुपात में बढ़ी, अगर उस देश की जनसंख्या उसी अनुपात में बढ़ जाए या उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाए, तो बताइए क्या प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ेगी? नहीं। और जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि आर्थिक विकास हुई है? नहीं। मेरी बात समझ गए ना। यानी आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ वहां के लोगों के जीवन स्तर में क्या होना चाहिए? है ना, सुधार होनी चाहिए, उनका जीवन स्तर उच्च होना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास। नहीं, आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? है ना, है ना, है ना। तब तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए हैं जो आर्थिक विकास को डिफाइन किए हैं, आर्थिक विकास को परिभाषित किए हैं। उसमें प्रोफेसर मेयर है। कौन है? प्रोफेसर मेयर, है ना, और वाल्डविन जो है ना, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी उसके राष्ट्रीय आय क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। उसके राष्ट्रीय आय क्या होते हैं? बदलते हैं।
है ना। तो उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, परिवर्तित होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है ना। और जब तक बढ़ेगा तब तक हम उसको आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। लेकिन आपको जो मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय आय में ठीक है वृद्धि होगी, लेकिन खाली इतना ही कह देने से वो आर्थिक विकास नहीं होगा, बल्कि है ना लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होना चाहिए, बदलाव, जीवन स्तर लोगों का ऊंच हो। बात समझ गए? ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? चलिए, तो आर्थिक विकास समझ गए। एक चीज आप लोगों को आता है क्या भाई, आर्थिक वृद्धि, कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि है ना में अंतर, में कौन चीज अंतर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आर्थिक विकास तो समझ गए कि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन, लोगों का जीवन स्तर में भी बदलाव, लोग जीवन स्तर भी उच्च हो, है ना। यानी यह इसमें ये बहुआयामी है। लेकिन आर्थिक वृद्धि क्या है, तो देखिए आर्थिक वृद्धि जो है एक आयामी है, ये एकल है, आई बहुआयामी है। विकास, वृद्धि और विकास में क्या है, अंतर है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है ना। वृद्धि एकल और विकास बहुआयामी। मतलब अगर हम आर्थिक विकास को डिफाइन करें तो किसी देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है ना आर्थिक वृद्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बस, है ना। किसी देश के राष्ट्रीय आय बढ़ जाए और प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं तो जानती हो, किसी देश के राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम प्रति व्यक्ति आय या है ना प्रति व्यक्ति औसत आय कह देंगे। बात समझ में ना है। यानी देश के पूरा जो आय हुआ राष्ट्रीय आय और उस एक वर्ष में जितना हुआ और उस देश की कुल जो जनसंख्या है वो से भाग दे दिए, तो भाग दिए तो एक व्यक्ति का आय निकल गया ना, तो वो जो प्रति व्यक्ति आय निकलता है उनको औसत आय ना है ना। तो उसी को हम प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं। आएगा आपको मैंने लिखने के लिए कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो किसी देश के राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय या है ना प्रति व्यक्ति औसत आय कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो जब आर्थिक वृद्धि होगी, ध्यान से सुन लो सब, आर्थिक वृद्धि एक आयामी है। एक आयामी क्यों, तो सिर्फ अगर किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई या उस देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई तो वो कहलाएगा आर्थिक वृद्धि, ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास कब होगा, जब उस देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ ही साथ वहां के लोगों के जीवन स्तर में क्या हो, परिवर्तन, जीवन स्तर उच्च हो, उनके जीवन में जो समस्या है बेरोजगारी की या शिक्षा की फलाने की है ना, ये सभी दूर, तब हम कहेंगे बाबू आर्थिक विकास, ठीक है ना। किसी को दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए इन दोनों के बीच में अंतर करते हुए है ना एक अर्थशास्त्री हुई है जिनका नाम है ना उर्सुला हिक्स, उर्सुला हिक्स, श्रीमती उर्सुला हिक्स। उन्होंने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर करते हुए कहा है कि आर्थिक विकास का प्रयोग विकासशील या अविकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है। आर्थिक वृद्धि का उपयोग किस राष्ट्र के लिए, विकसित, मेरी बात समझ में आ गया ना। और आर्थिक विकास शब्द का उपयोग किसके लिए, विकासशील, विकासशील देशों के लिए। जैसे भारत कैसा देश है, विकासशील,
है ना, यानी विकास के मार्ग पर अक्सर है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? तो विकासशील कौन बोले? श्रीमती उर्सुला फिक्स। उर्सुला फिक्स क्या बोले कि आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास का उपयोग किसके लिए? काहे? तो इसलिए क्योंकि ये ना विकसित देशों के लोगों की आय इतना अधिक है कि लगभग वो अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की क्या कर लेते हैं? पूर्ति। तो उनका जो आय बढ़ता है ना, बढ़ता है, तो जीवन स्तर लोगों को ऐसे ही। लेकिन विकासशील जो राष्ट्र होता है, तो विकासशील राष्ट्र की जनसंख्या तो तीव्र गति से क्या होती है? बढ़ती है। तो मान लीजिए कि आय बढ़ा, क्यों लीजिए आय बढ़ा, आप उसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ गई या उससे अधिक रफ्तार से, तो लोगों की आय आय नहीं ना बढ़ पाएगा जी। राष्ट्रीय आय तो बढ़ गया, लेकिन प्रति व्यक्ति नहीं बढ़ा, तो उनके जीवन में जो समस्या है बेरोजगारी की या शिक्षा की, दूर होगा नहीं ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, तो आय के साथ साथ लोगों के जीवन में सुधार। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं? उसी तरह से एक और अर्थशास्त्री हुए हैं डॉक्टर ब्राइट सिंह। डॉक्टर ब्राइट सिंह, उन्होंने कहा है कि आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित राष्ट्रों के लिए किया जाता है। यानी वृद्धि शब्द किसके लिए? विकसित राष्ट्र के लिए। तो बात सही है ना? मेरी बात समझ गए? इतना समझ गए? अब अगर इतना समझ गए, है ना, है ना, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। एक और अर्थशास्त्री हुए थे, है ना, आहे कौन? तो मैड डिसन। उस अर्थशास्त्री का क्या नाम है? मैड डिसन। ये अर्थशास्त्री हुए हैं। इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि जो धनी राष्ट्र होता है, धनी राष्ट्रों के आय के लिए, बढ़ती हुई जो आय है उसके लिए हम आर्थिक वृद्धि का उपयोग करते हैं, जबकि निर्धन राष्ट्रों की बढ़ती हुई आय के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बतिया एक क्या है, सिर्फ घुमा के ही बोल रहे हैं। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गई? आ गई ना? आर्थिक वृद्धि एक विकास। एक तीसरा शब्द आता है आर्थिक प्रगति। क्या आता है वो? आर्थिक प्रगति। कुछ नहीं है, तो याद रखिएगा आर्थिक प्रगति। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास समझ गए? आर्थिक प्रगति क्या है तो समझिए। यानी आर्थिक जो प्रगति होती है, आर्थिक प्रगति में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों क्या है? समाहित है। यानी दोनों का योग आर्थिक प्रगति कहलाती है। समझ गए ना? तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसे आगे बढ़ते हुए, है ना, आइए एक चीज और। अब एक है आर्थिक नियोजन, है ना, आर्थिक कौन चीज? नियोजन। तो क्या है आर्थिक नियोजन? ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी आपसे पूछ डालता है ना, कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, है ना, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है, समझ ना, यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास से, है ना, कोई किसी भी देश, कोई भी देश हो, उसके आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन बेहद जरूरी है। यानी उसमें प्लानिंग किया जाता है कि कैसे आर्थिक विकास हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है। क्या है? योजनाबद्ध कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत, है ना, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, है ना, क्या भाई क्या लिख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन एक योजनाबद्ध
कार्यक्रम है ना, जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित जो सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य है ना, समझ गए ना, एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, मेरी बात समझ ना, पूर्व निर्धारित जो है सामाजिक एवं जो आर्थिक क्या है उसके उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए है ना, संसाधनों का समन्वित उपयोग किया जाता है ना, संसाधनों का समन्वयित उपयोग किया जाता, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ आपका आर्थिक नियोजन का डिफिनीशन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, आर्थिक नियोजन क्या है, नियोजन में इस नियोजन में प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कोई कह रहा है कि आर्थिक नियोजन एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है। ये प्लान कहाँ बनाते हैं, प्लान इसलिए बनाते हैं कि हम एक निश्चित समय में जो हम अपना एम रखे हुए हैं, जो उद्देश्य रखे हुए हैं, वो उद्देश्य हमारा चाहे सामाजिक हो या आर्थिक है ना, तो उस निश्चित समय में है ना, वो जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, जो पहले से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारा संसाधन है, देश में जो संसाधन है, उसका समन्वित उपयोग किया जाता है, एकदम तालमेल बैठा के कि कितना इस पर राशि खर्च करें, कितना है ना इस मद पर खर्च करें, कितना इस मद पर खर्च करें, ताकि हम अमुक लक्ष्य को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। मेरी बात समझ में है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको कृषि क्षेत्र में है ना, कृषि के क्षेत्र में सुधार लानी है, तो हमको कृषि में कितनी राशि लगानी है, किन किन मदों पर खर्च करें कि हमारा जो विकास रेट हुआ, दर जो है ना, कितना % हो जाए, यानी पहले निर्धारित रहेगा है ना, और उसी के अनुसार हम अपने संसाधनों को व्यय करेंगे, समझ गए ना। ऐसे ही है ना, हमको उत्पादन इतने करना है, ज्यादा ना नहीं लगा देंगे जी। जैसे मान लीजिए कि आप ही के घर में है ना, अब कोई अतिथि आ जाता है, 2 आदमी आ गए है ना, तो अब 2 आदमी आ गए तो कुशल आप गृहिणी होंगी, तो आप सोचिएगा ना कि 2 आदमी के लिए इतना चावल में हो जाएगा। अब ऐसा नहीं ना कीजिएगा कि 2 आदमी का भोजन बनाना है, आप कोठी में जितना चावल है चल आप डाल ही देते हैं है ना, उसको कुशल गृहिणी कहेंगे? नहीं ना कहेंगे। माने आपको तालमेल अच्छा से बैठा नहीं आया, नहीं ना बताया, नहीं आया कि कितना में कितना, तो कितना में कितना तालमेल बैठाना, यही कहलाता है समन्वय, तालमेल बैठाना। तो वही कह रहा है कि आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग कैसे, क्योंकि बिना प्लान बनाए हुए है ना आपका काम सक्सेस नहीं होता है, वो अधिकांश काम फेल ही हो जाता है। लेकिन जो काम हम पहले से प्लानिंग बना के चलते हैं, योजना बना के चलते हैं, वो ज्यादातर काम क्या होता है, सफल होता है, हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो वही है कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो आर्थिक नियोजन है कि आर्थिक नियोजन एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते, एक निश्चित समय, टाइम एकदम बंधा हुआ है कि इतने वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, यानी निश्चित समय में पूर्व निर्धारित जो हमारा उद्देश्य है, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य, उसकी पूर्ति हेतु जो हमारे पास संसाधन है, उस संसाधनों का समन्वित उपयोग जो हम करते हैं है ना, ताकि उस लक्ष्य को हम क्या कर ले, प्राप्त कर ले, वही कहलाता है आर्थिक नियोजन। एनी प्रॉब्लम?
नहीं ना, है ना, ये दिक्कत है। आर्थिक नियोजन को आप लोग समझ गए, बोलिए जल्दी। तो ये भी याद रखिएगा कि आर्थिक जो विकास होता है ना, तो आर्थिक नियोजन के कारण ही संपन्न होता है, पूरा होता है। आर्थिक विकास, आय में वृद्धि करना, फलाना करना है, जब तक प्लानिंग बना के आर्थिक नियोजन नहीं किए तो नहीं होगा। यानी आर्थिक नियोजन के कारण ही आर्थिक विकास क्या होता है, संपन्न होता है। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलिए, है ना। इसीलिए भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, है ना, आज जो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या हो गया है, देश हो गया है, इसका श्रेय इस आर्थिक नियोजन को ही दिया जाता है। और भारत में आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग रचने का काम, प्लानिंग बनाने का काम एक संगठन करती है। उस संगठन का नाम है योजना आयोग। क्या नाम है बाबू, योजना आयोग। है ना, हमारे देश में योजना आयोग आर्थिक नियोजन का कार्य क्या होती है, वो करती है, ठीक है ना। और इस योजना जो आयोग है, याद रखिएगा, है ना, आर्थिक नियोजन का काम हमारे देश में कौन करती है, योजना आयोग। कौन करती है जी, योजना आयोग, ठीक है ना। एक, है ना, प्लानिंग बनाने का कार्य करती है आर्थिक विकास के लिए, ठीक है ना। चलिए, और इस योजना आयोग का गठन आपसे पूछ देता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, है ना। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई। कब हुई, हाँ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ध्यान से सुन लीजिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950। इसका काम क्या है, देश के लिए, है ना, योजना का निर्धारण करना, योजना बनाना, ठीक है। और ये जो योजना आयोग है ना, इस योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यानी अभी प्रधानमंत्री के पद पर जो होंगे वही योजना आयोग का क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, है ना। तो ये बना था कब, 50। और 1950 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए अगर कोई पूछे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे। बात समझ गए ना, बात समझ गए। जो इस पर तो होगा, जैसे अभी अगर मान लीजिए अब तो नीति आयोग आ गया है, लेकिन नीति आयोग के पूर्व, 15 से पूर्व, है ना, योजना आयोग थी ना, तो उस समय भी अगर कहा जाता कि, है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन, 15 से पहले कौन थे, 14 में मोदी जी थे, तो अध्यक्ष कौन हो गए, मोदी जी, है ना। अब तो नीति आयोग, उसका नाम बदल के क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया, ठीक है ना। बात है, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो योजना आयोग, है ना, में एक अध्यक्ष होते हैं और वो पदेन अध्यक्ष होंगे कौन, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे उसके अध्यक्ष होंगे। और इसके अतिरिक्त यानी एक अध्यक्ष, ये वो क्या होंगे, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष होंगे, है ना। अध्यक्ष होंगे, उपदेन होंगे, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है चुना जाता है। और इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त 8 गो योजना आयोग के सदस्य होते हैं, जो उपाध्यक्ष को, है ना, समझ गए ना, उनके कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं, मदद पहुंचाते हैं, ठीक है ना। यानी एक तरह से कहा जाए तो योजना आयोग के 8 अभी 10 गो मेंबर हो, है ना, 10 गो माने, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के क्या हो, 8 गो। योजना, अगर एक क्वेश्चन ऐसे रहा कि योजना आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर और कितने सदस्य होते हैं, तो हम कहेंगे कितने, 8 गो। और ये सदस्य जो होते हैं, है ना, अध्यक्ष को उनकी कार्यों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इतना आपको समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री, उसके सदस्यों की यानी योजना आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त कितने, तो 8 सदस्य होते हैं। इतना समझ में आ गई है ना। अब योजना आयोग क्या करता है, योजना बनाता है, और यही हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाता है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता है, योजना आयोग, है ना। जैसे हम अगर कहें तो 12 तक 2012 तक अगर जो यानी 7 से 12 2007 से 12 जो 11वां पंचवर्षीय योजना रही, कौन योजना रही, 11वां, है ना। और 12वां तो 12 से 17, लेकिन बीच में ही तो उसका नाम बदल दिया गया, नीति आयोग नाम दे दिया गया 15 में, बात समझ गए ना। तो ये जो योजना पंचवर्षीय योजना जो बनाती है, ये योजना आयोग ही बनाती है, योजना बनाने का काम। लेकिन इसको अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने का काम, अनुमोदित करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद का है। कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद लिख देते हैं, राष्ट्रीय विकास कौन सी परिषद, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 को ही थी, यह देश के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी। लेकिन निर्माण तो कर दी, लेकिन अंतिम रूप से उसको पास करने का काम, स्वीकृति प्रदान करने का काम राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। कौन करती है, हाँ। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इसका गठन कब हुआ था, है ना बात, कि राष्ट्रीय जो विकास परिषद है ना, इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है बाबू, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुई। कब हुई, 52 को हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुई, इसका कब हुई, 15 मार्च 1950 का। इसका काम क्या है, देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना, ठीक है। इसका क्या काम है, जो पंचवर्षीय योजना बनी है उसकी स्वीकृति और उसको पास करना। अगर ये रोक दिया तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इसके सदस्य कौन होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कौन, मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य, मान लीजिए भारत के 28 क्या है राज्य, तो 28 राज्य के कौन सी मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री अभी होगा, जैसे अभी नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। जो भी मुख्यमंत्री के पद पर होगा वो होगा। और मान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली फलाने फलाने, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेश में जो उपराज्यपाल होते हैं, क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। बात समझ, देखिए ध्यान दीजिए, इसके सदस्य इन्हें तो प्रधानमंत्री बोलते, गौर करो, इन्हें प्रधानमंत्री बोलते, राज्य से तो कोई गया नहीं। तो ऐसा राज्यों को ऐसा लगता कि केंद्र सरकार अपने मन में जाया, जैसे आया वैसा नीति नियम बना दिया, हमारा पता कर दिया, लागू कर दिया, हमसे कोई राय न मशविरा कुछ नहीं दिया, नहीं। तो ये ऐसा ना हो, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसका पदेन सदस्य बनाया गया। राज्यपाल, उपराज्यपालों को, केंद्र शासित प्रदेश के, उसको, है ना। और ये लोग आपस में बैठ के ही बनाता है, तो विचार करता है कि पास होगा कि नहीं। अगर ये रोक दिया तो पास नहीं होगा, ठीक है ना। एक बात आओ, ये जो योजना आयोग है बाबू, ये एक परामर्शदात्री संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो एक परामर्शदात्री संस्था है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं।
आपके भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का उल्लेख नहीं है। संवैधानिक संस्था तब होती जब हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में उल्लेख होता, किसी धारा में, किसी अनुच्छेद में, लेकिन उसमें संविधान में उसका जिक्र नहीं। मेरी बात समझ गए? इसलिए एक ऐसी संस्था परामर्शदात्री, परामर्श देने वाली, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए, ये परामर्श देती है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, परामर्शदात्री संस्था है ना? और इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और इसका काम है कि योजना आयोग जो योजना को लागू की है, लाई है, उसको पास करना। पास करेगी तभी लागू होगी, नहीं तो लागू नहीं होगी। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा जल्दी, नहीं ना दिक्कत है? तो अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, पंचवर्षीय योजना, क्या पूछ देता है बाबू? तो उस पंचवर्षीय योजना के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, ताकि फिर मैं दूसरा वीडियो किसी दूसरे चीज पर बनाऊं। ध्यान दीजिएगा, इतना में दिक्कत ना है, जल्दी बोलिए। नहीं, चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में तो बताइए, पंचवर्षीय योजना कौन बनाती है, कौन बताएगा जी? बोलिए जल्दी। योजना आयोग, और उसको अंतिम रूप से पास करने का, स्वीकृति प्रदान करने का कौन? राष्ट्रीय विकास, समझ गए ना? चलिए इतना समझ गए, ठीक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना, और कभी कभी पंचवर्षीय योजना का काल पूछ देता है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 को हुई, लेकिन यह योजना आयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 में बनाई, है ना? अप्रैल 1951 से 5 वर्ष, है ना, जोड़ के 51/56, है ना, यानी अप्रैल 1951 से मार्च 1956। तो चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंच, है ना, वर्षीय योजना, उसी तरह से द्वितीय हो जाएगा ना बाबू, फिर हो जाएगा तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय, फिर पंचम पंचवर्षीय योजना, फिर छठा या षष्ठ पंचवर्षीय योजना, और सप्तम या सातवीं कहो, सातवीं पंचवर्षीय योजना, और आठवीं पंचवर्षीय योजना, फिर कौन हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना, और फिर 10वीं पंचवर्षीय, और फिर 11वीं, ठीक है ना? अब उसका कार्यकाल, कार्यकाल कि कभी कभी पूछ देता है कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना वर्ष से कितना वर्ष है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा कि योजना आयोग बना 50 में, प्रथम योजना बनाई पंचवर्षीय योजना का 51 में, तो 51 से 5 जोड़ लो तो 1951 से कितना? 56, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से, है ना, 1961, समझिए ना बाबू। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 1966, मेरी बात समझिए। अब देखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल, ध्यान दीजिएगा, इस दौरान बाबू तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 हुआ, इस दौरान जानते हो 2 युद्ध हमको लड़नी पड़ी थी। एक हुआ 1962 का भारत चीन युद्ध, और उसके बाद 1965 में एक और युद्ध हमको त्रिपक्षीय युद्ध, है ना, एक और युद्ध लड़ना पड़ा, किससे? पाकिस्तान से, है ना, पाकिस्तान से, है ना, वो कौन, है ना, 1965 में, कब बाबू? 1965 में। तो याद रखिएगा इस काल में 2 युद्ध, तो 2 युद्ध लड़ने के कारण
अच्छी तरह से ये योजना लागू नहीं हो सका, जिसके कारण जो उद्देश्य रखा गया था, लक्ष्य ना, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए उसके बाद जो है चौथी जो है लेट से हुआ। ठीक है, 3 वर्ष तक 1 वर्षीय योजना, 3 वर्ष तक 1 वर्ष का योजना लागू किया गया। कब? 67, 68, 69 तक। चतुर्थ आया 69 से 1969 से 69, 5, 74 चतुर्थ। क्यों? क्योंकि इसके बाद 3 वर्ष जो है ना, वो 5 वर्ष वाला योजना ना लागू हुआ, 1 वर्ष के लागू हुआ, 1 है ना। अब देखिए पंचम पंचवर्षीय योजना जो 1900 क्या कह सकते हैं 74 से है ना 1979 तक होना चाहिए था, लेकिन 4 वर्ष तक चला 1978। ठीक है ना। इस समय भी जानते हो, इस समय भी देश में अस्थिर सरकार एकदम हो गई थी, बात समझ गए ना। इसलिए यह योजना सही ढंग से नहीं हुआ। अब देखिए है ना, अब 78 के बाद जो सरकार बनी है ना, हम कह सकते हैं कि जो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी है ना, तो पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, फिर गिरा तो चौधरी चरण सिंह बने, यानी उतने दिन में 2-3 तो बताइए सत्ता जब अस्थायी नहीं है तो विकास होगा। इसीलिए फिर 2 साल रुक गया। 78 के बाद 79 और 80 2 साल क्या हो गया, रुक गया। तो दूसरा रुक गया तो 1 वर्ष का जो है पंचवर्षीय योजना का ही, पंचवर्षीय कर रहे हैं, 1 वर्षीय योजना लागू हुई है ना 79 में और क्या में 80 में। तो फिर षष्ठी लागू होती है 1980 से, होती 5 वर्ष कितना होगा 85, और 7वीं होता है 1985 से 1990। ठीक है ना। फिर जब 8वीं की बारी आती है तो यहां भी उस समय सरकार बहुत ही है ना कम समय के लिए प्रधानमंत्री बन रहे थे, गिर जा रहे थे, तो 1 वर्ष का 2 है ना वार्षिक योजना चली है ना 91 में और 92 में। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से स्टार्ट हुई। तो याद रखिएगा 1992, 92, 5, 97, 1997 है ना। 9वीं का काल क्या आ जाएगा, 5 जोड़ दीजिए, 1997 से बोलिए 2000 कितना 2 है ना। अब देखिए 10वीं, यही सर आपसे पूछ लेगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल कितना, क्या 2002 से 2007, 2002 से 2000 कितना होगा बाबू 7। ठीक है ना। और उसके बाद 11वीं 7, 5, 12, 2000 है ना 2007 से 2012 है ना 11वीं। और जो 12वीं चल रही थी 12वीं, इस समय तो 14 में प्रधानमंत्री कौन बन गए, मोदी, और 15 में नीति आयोग ला दिए है ना। लेकिन है ना वो जो 12 से 17 में था ना इसका काल है ना, तो हम लिख देते हैं 2000 कैसे 12 से 2017 इसका काल रहा क्या नहीं के 12 में। तो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये, चूंकि ये वाला तक पूरा हुआ ना, ये वाला में तो नीति आयोग का गठन हो गया में, तो आ जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा है, तो सीधे बोलेंगे 2007 से 12। या 10वीं का क्या रहा है, ठीक है, या प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या रहा है, द्वितीय का क्या रहा, ठीक है ना बाबू, है ना। आप लोग को इतने ही पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा होता तो हम बताते कि ये मॉडल कौन बनाया, ये मॉडल कौन बनाई, इसमें विकास दर कितना रखा गया, किसका विकास पर ज्यादा जोर दिया गया, इस पर क्या है ना। लेकिन उतना आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़, इतना तक आप समझ गए। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलेगा, दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो आज जो है आज की पढ़ाई हम यहीं पे स्थगित करते हैं। लेकिन है ना आपसे जाते जाते गुजारिश करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, है ना। और इसी के साथ, है ना, आप सभी को धन्यवाद।